Welcome class 10th again in online classes of biology. I am Ken Mishra, your bio teacher. Class at present we are studying very interesting chapter that is reproduction in organism. In this chapter we have studied about reproduction in flowering plants, that is angiosperms, and after that we have studied reproduction in animals. We have studied about types of reproduction, that is asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. In this chapter we have studied already about various types of asexual reproduction, और इसके बारे में कई बार हमने टेस्ट में भी पूछा, आपको चार्ट पेपर में ड्रॉ करने को भी दिया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम सहित और उसका डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल सहित आप चार्ट पेपर में बनाइए। एक या दो बच्चों ने दिखाया है, अच्छा है, जिन बच्चों ने बनाया है बढ़िया डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसमें भी एक पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ उससे पहले भी आपको बता दें उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, एज यू नो स्टूडेंट्स, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन formation of gamete is very essential phenomena, and these gametes are of two types. First one is male gametes and female gametes, second one. अब इन दोनों gametes में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल gametes, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह, हम लिखने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। मेल gametes are always smaller in size, whereas female gametes are larger in size. क्यों larger होती है? क्योंकि they store reserve food material for the development of future embryo and offspring. बात समझ में आ रही है? ये रिजर्व फूड मटेरियल जो फीमेल गैमेट होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल रखता है एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में, ठीक है जी। मेल गैमेट्स आर स्मॉलर बट मेल गैमेट्स आर मोटाइल, whereas female gametes are non-motile, they are stagnant, ठीक है जी। अब ये जब मोटाइल होते हैं मेल गैमेट तो इनके पास मोटिलिटी के लिए कोई ऑर्गन होता होगा। सो मेल गैमेट्स ऑलवेज हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स एंड ओवम इज फीमेल गैमेट। तो जो स्पर्म्स होते हैं उसमें मूवमेंट के लिए क्या होती है? टेल होती है, टेल। विद द हेल्प ऑफ दिस टेल स्पर्म्स यूज टू मूव इनटू द सर्विक्स पोर्शन ऑफ फीमेल, दे मूव फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। ये मेल और फीमेल गैमेट की बात की। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ह्यूमन बीइंग्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का जो सबसे मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल ह्यूमन फीमेल्स। दीज ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू डू oogenesis। पहली बात, oogenesis का प्रोसेस ओवरी में होता है। तो पहला जो बेसिक फंक्शन हुआ ओवरीज का वो हो गया टू परफॉर्म oogenesis प्रोसेस बाय विच ओवम्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये पहला फंक्शन हुआ ओवरी का। दूसरा फंक्शन, ovaries are also responsible for secretion of some hormones। समझ में आ रहा है जी? कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन ये ओवरीज करती हैं। जैसे एक हार्मोन है, यहाँ पे हमने उसका नाम लिखा हुआ है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन
is the name of hormone which is secreted by ovaries at the time of चाइल्ड बर्थ। तो ये करता क्या है रिलैक्सिन हार्मोन? ये नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। इट रिलैक्सेस द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल फॉर इजी चाइल्ड बर्थ। क्लियर है जी? अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी थोड़ा, हाँ, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम हमने कुछ लिखे हुए हैं। मेन ऑर्गन हमारा ओवरीज है, उसके बाद ओविडक्ट है, 2 होती है, ये भी पेयर में। यूटेरस एक होता है, यूटेरस को ही हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के बारे में एक चीज़ आपको जरूर याद होगी कि फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। और सर्विक्स यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा हुआ है। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of the female germ cells or eggs are made in the ovaries। ये बात अभी को हम भी बताएं, ओवरीज में बनते हैं ये। They are also responsible for the production of some hormones। Look at figure 8.11 and identify the various organs in the female reproductive system। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम बहुत खूबसूरत बनना चाहिए आपका, पॉसिबल हो तो कलर्ड डायग्राम बनाएं, वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। सो दिस इज टुडेज होमवर्क, ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन ये करता है, और जैसे हमने आपको एक हार्मोन बताया कि ये रिलैक्सिन जो हार्मोन है, इट इज़ सेक्रेटेड बाय ह्यूमन ओवरीज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। उसके बाद लिखा हुआ है आपके, व्हेन अ गर्ल इज born the ovaries already contain thousands of immature eggs। At the time of puberty some of these start maturing। One egg is produced every month by one of the ovaries। चलिए इसको हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। किसी फीमेल क्या कहेंगे, किसी गर्ल चाइल्ड की जब बर्थ होती है तो उसके पास ओवरीज होती हैं, ऐसा थोड़ी ओवरीज नहीं होती है। ऐसे मेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो उसके पास टेस्टिस होता है, फंक्शनल नहीं होता जी, होता तो पहले से है। इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स आपको पढ़ाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स are those organs which occurs in male or female body at the time of puberty। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स में देखे जाएं, वो सेकेंडरी हैं। और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जो बर्थ के समय से हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, और फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ कि ओवरीज के भीतर ढेर सारे ओवम बचपन से रहते हैं उस फीमेल चाइल्ड बर्थ के समय, लेकिन वो मैच्योर कब होते हैं? जब प्यूबर्टी स्टेज में वो गर्ल चाइल्ड पहुंचती है, तब प्यूबर्टी स्टेज में। क्योंकि मैच्योरेशन के लिए इन ओव्यूल प्लांट नहीं लगेगा यहाँ पे, ओव्यूल प्लांट में यूज होता है। इन ओवम के, इन एग के मैच्योरेशन के लिए कुछ हार्मोन्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, जैसे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी। तो सिंस प्रेजेंस ऑफ FSH एंड फ्यू अदर हार्मोन्स इज वेरी मस्ट for maturation of female gamete, so this female gamete or egg is developed at the time, is become mature at the time of puberty। और एक बात और लिखी हुई है कि ओवरी तो 2 हैं, लेकिन मेच्योर केवल 1 एग होता है मंथ में भी नहीं, 28 डेज में। ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज तो 2 हैं, 1 पेयर,
ठीक है जी। इसका मतलब ओविडक्ट भी दो होगा, ओविडक्ट भी दो होगा, यूटेरस एक होगा, ठीक है जी, या फेलोपियन ट्यूब एक होगा। तो ओवरीज डबल हैं, वन पेयर हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ओवरी में से 28 डेज में केवल एक ओवम मैच्योर होकर के आता है नीचे की तरफ। यहाँ पे हम डायग्राम से थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको, अगर दिया होगा तो। डायग्राम तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा कुछ, ये देखिए हल्का सा, यहाँ पे आपको जरूर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे ये दो ओवरीज हैं, इन ओवरीज, ये दो ओवरीज हैं, इन ओवरीज में से ओवम यानी कि एग निकल के आता है 28 डेज में, ये यहाँ पे पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है जी, इस पॉइंट पे, यहीं पे ये यूटेरस है या फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म है वो आता है ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूजन के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि मंथ में केवल एक एग, वेदर इट इज़ फ्रॉम राइट ओवरी और फ्रॉम लेफ्ट ओवरी, releases, this only one egg is releases from ovary towards the cervix portion, that is uterus, ठीक है। और किस लिए रिलीज होता है? फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो अब जब वन एग 28 डेज में रिलीज हो रहा है, उसके बाद ये एग जा रहा है, वही हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि What happens when egg is not fertilized, ठीक है जी। ये एग जब नहीं फर्टिलाइज होता है बच्चों, तब क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम जाने वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ये मैच्योर होते हैं फॉलिकल्स। वो हार्मोन है FSH एंड TSH, ठीक है जी। टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स प्यूबर्टी के समय निकलते हैं। इसके अलावा मैच्योरेशन में, ओवम के मैच्योरेशन के लिए दो और हार्मोन बहुत ही एसेंशियल होते हैं, उनको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका लेवल, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल, अब ये हार्मोन है तो कहाँ होता होगा? ब्लड में होता होगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हमारे ब्लड में इंक्रीज करता है तब ओव्यूल का मैच्योरेशन होता है। ये चीज़ थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, अगर आप बायो लेते हैं तो मैच्योरेशन हो गया। मैच्योरेशन के बाद 14th डे यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, चलिए थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों है? क्योंकि हर 28 डेज पे ये ह्यूमन फीमेल्स में रिपीट होती है। कोई भी चीज़ रिपीट हो तो उसको साइकिल करेंगे, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो तो उसको हम साइकिल करते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन रिपीट हो रहा है आफ्टर 28 डेज, इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है जी। अब 14th डे से लेकर के 28th डे तक जो एग है या ओवम है, ये मैच्योर होकर के कहाँ रहता है? फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं 28 डेज तक स्पर्म नहीं मिला इसको फर्टिलाइजेशन पर्पस के लिए, या इसको मिला लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? इस ओवम का क्या होगा 28 डेज के बाद? 28 डेज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये ओवम अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इसका, ये टूट जाता है, ठीक है। और वही ब्रेक्ड जो ओवम होता है वो यूटेरस की इंटरनल लेयर, सबसे इनरमोस्ट लेयर के साथ निकलता है, और इसी 28th डे या 29th डे में ये बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू
विजाइना। 29th डे हम बता रहे हैं, 20 ईयर और 29th डे थ्रू विजाइना बॉडी से बाहर निकलता है, इसी को हम कहते हैं मेंसेस। ठीक है जी, शायद क्लियर हो गया होगा सबको। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, आपकी बुक में भी वही बात लिखी होगी। योर इन एनसीईआरटी बुक इट इज रिटन दैट व्हेन if the egg is not fertilized it lives for about 1 day, एक दिन खाली ये जिंदा रहता है। Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। हर महीने ओवरी से एक निकल के आता है, इसीलिए हर मंथ में यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है कंसीवेंस के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए। कैसे प्रिपेयर करता है यूटेरस? हर मंथ में 28th डे पर ये अपनी इनर मोस्ट लेयर को निकाल देता है, यानी कि गिरा देता है बाहर, बॉडी से बाहर, और यही मेंसेस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं ह्यूमन फीमेल से, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है जी, तो यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है बेटा। नाउ दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। किसकी लाइनिंग? यूटेरस की लाइनिंग बहुत थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, बाद में वही लेयर रिमूव हो जाती है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स and comes out through the vagina as blood and mucus। ये आपकी बुक में लिखा है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation। It usually lasts for about 2 to 8 days लिखा हुआ है। ये ख़त्म होता है 2 days से लेकर के 8 days तक में, यानी कि जो menstruation है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 days से लेकर 8 days तक की हो सकती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गया जी? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेक्स डिटर्मिनेशन शायद है आपकी बुक में आगे। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन अभी नहीं है, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपकी बुक में। थोड़ा सा देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, it is very essential for any person to become healthy physically, mentally and reproductively also। हमको तीनों तरह से हेल्दी रहना चाहिए। As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. How do we decide if the body or the mind is ready for the major responsibility? All of us are under many different kinds of pressures about these issues. These can be pressure from our friends। अच्छा, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। हम मेंटली जब तक प्रिपेयर ना हो जाए चाइल्ड बर्थ के लिए, तब तक हमको चाइल्ड बर्थ का प्रोसीजर नहीं आजमाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, नहीं और एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके लिए बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स, जैसे फैमिली का प्रेशर सबसे पहले पड़ता है, फिर नेबर्स का प्रेशर, फिर रिलेटिव्स का प्रेशर, सोशल प्रेशर। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी बुक कह रही है। आपकी बुक कह रही है कि ऑल ऑफ टू सी अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर
अबाउट दीज इशूज़, इन्हीं इशूज़ के लिए। जैसे देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, चाहते हो चाहे ना चाहते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमको फ्रेंड्स हमारे ज़बरदस्ती प्रेशराइज करते हैं। क्यों जी मिस्टर रमन पांडे, होता है ऐसा, होता है ऐसा। हमारे फ्रेंड्स बहुत से ऐसे काम हमसे करवा लेते हैं जिनको हम नहीं चाहते, वो भी करवा लेते हैं। कोई नई चीज़ टेस्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई भी नई चीज़ टेस्ट करनी हो, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ पूरे इंटरेस्ट के साथ अटेंड करें उस झगड़े को। सड़क के किनारे जो हो रहा है, क्यों अटेंड करें बिना मतलब, क्या ज़रूरत है, हमसे क्या मतलब। लेकिन नहीं, फ्रेंड कह रहा है तो हम जाएंगे जरूर। हो सकता है पार्टिसिपेट भी करें उसमें, खाली व्यूअर ना बने रहे, पार्टिसिपेट भी करें, पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा होता है। तो ये प्रेशर बनता है। कैन बी प्रेशर, दीज कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। फैमिलीज से भी प्रेशर पड़ता है, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, कि जल्दी से मैरिड हो जाए और उसके बाद हैविंग सम चिल्ड्रंस। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। चॉइसेस, उस समय हमारी जो चॉइस है वो सबसे ऊपर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये लिखा हुआ आपके बुक में। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि सेक्स से पहले हमको पूरी तरह रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होना चाहिए। We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. बहुत बढ़िया बात लिखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बचा हुआ अभी, इसलिए इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ आपकी बुक में कि since sexual reproduction is such type of reproduction in which two partners are involved, male partner and female partner, ठीक है जी, and during the combination of these two parents, during the combination of gametes of these two parents, some diseases can spread from one person to another person. अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ किसी मेल को कोई डिजीज है और वो कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में आता है इस हेल्दी फीमेल में, तो ये डिजीज ट्रांसफर कर देगा इस हेल्दी फीमेल में, हो जाएगा। तो ऐसी डिजीजेस जो इजी वे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफर होती हैं, सच डिजीजेस आर नोन एज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें बहुत सारी, ये कोई एक डिजीज का नाम नहीं है। STD is a group of disease which can be spread from one infected person to another healthy person during sexual intercourse. Clear? जैसे STD, किसी STD का हम नाम लिख रहे हैं, जैसे गोनोरिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ STD, ठीक है जी। दूसरा सिफिलिस, इट इज़ अ डिजीज, it is a STD disease, sexually transmitted disease। तो ये एक ग्रुप है और इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने ये 2 लिख दिया, और भी डिजीजेज होती है, ठीक है जी। तो यहाँ ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पार्टनर्स शुड हेल्दी, ठीक है जी, दोनों पार्टनर्स को हेल्दी होना चाहिए। अगर एक अनहेल्दी है तो दूसरा भी अनहेल्दी हो जाएगा, तो डिजीजेस ट्रांसफ़र होती हैं
वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, वन पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग एसटीडी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में। स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास 10, थैंक यू वेरी मच।